कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की संधि, संधि एवं समास में अंतर, संधि के भेद, स्वर संधि एवं इसके प्रकार। कार्यक्रम के इस भाग में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में। व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसके नियम जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु जो स्मरणीय है वह यह है कि व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं: क, च, ट, त, प। इन्हें स्पर्श व्यंजन के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, अंघ। च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न। एवं प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व जो कि अंतस्थ व्यंजन है, इसके अलावा श, श, स, ह जिन्हें कि ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसमें श, इसे तालव्य श के रूप में हम इन नियमों में जानेंगे। षटकोण के श को नियमानुसार, संस्कृत के नियमानुसार मूर्धन्य श के रूप में जानेंगे एवं स, दंतव्य स के रूप में इसे हम नियमों में जानेंगे। एवं शत्रज्ञ श्र जो कि संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। इन व्यंजनों के आधार पर ही चूंकि व्यंजन संधि के नियम है, इसलिए खास तौर से इन 5 व्यंजनों के वर्गों को क्रमानुसार याद रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, श, श, स, ह इन आधार पर हम व्यंजन संधि के नियम को अच्छी तरह से जान सकेंगे और उन नियमों के आधार पर शब्दों के मध्य संधि कौन सी है यह भेद कर सकेंगे। व्यंजन संधि के कतिपय नियम हैं। पहला नियम कुछ इस तरह है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यह नियम उदाहरण द्वारा हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। जैसे दिक्, धन, गज शब्द बनता है दिग्गज। क के बाद ग जो कि क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है आ रहा है और नियमानुसार क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और इसीलिए शब्द बनेगा दिग्गज। षट, धन, दर्शन, षड दर्शन। ट के बाद द आ रहा है, इसलिए ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ड में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा षड दर्शन। दिक्, धन, भ्रम। क के बाद भ आ रहा है और इसीलिए क अपने तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और शब्द बनेगा दिग्भ्रम। सत, धन, वाणी। त के बाद य, र, ल, व में से व आ रहा है, नियमानुसार त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, शब्द बनेगा सद्वाणी। वाक, धन, जाल शब्द बनता है वागजाल। तत्, धन, रूप
त के बाद र आ रहा है, इसलिए त अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलकर शब्द बनेगा तद्रूप। अच धन अंत, च के बाद स्वर अ आ रहा है, इसलिए च अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और शब्द बनेगा अजंत। जगत धन आनंद, त के बाद स्वर आ रहा है आ, और इसीलिए त द में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा जगदानंद। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है जो ये कहता है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। पंचम वर्ण अर्थात हर वर्ग का अंतिम व्यंजन। इसे भी हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। वाक धन मय, शब्द बनता है वांग्मय। क के बाद म आ रहा है, क का अंतिम वर्ण है अंघ, शब्द बनेगा वांग्मय। षट धन मार्ग, ट के बाद म आ रहा है और इसीलिए ट वर्ग का अंतिम वर्ण जो कि ण है उसमें बदलाव होकर शब्द बनेगा क्षण मार्ग। उत धन नति, त के बाद न आ रहा है, इसीलिए त वर्ग की अंतिम ध्वनि यानी न में बदलकर शब्द बनेगा उन्नति। अप धन मय, अमय, प फ ब भ म, प बदल जाएगा म में और शब्द बनेगा अमय। षट धन मास, क्षण मास, ट वर्ग की अंतिम ध्वनि है ण और इसीलिए वह उसमें बदल जाएगी। तो यह है व्यंजन संधि का दूसरा नियम और उसके कुछ उदाहरण। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है नियम के अनुसार। यहां एक बात ध्यातव्य है कि स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य उस व्यंजन से है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कई भाग किए गए हैं, उसका वर्गीकरण किया गया है और उसी आधार पर स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव का दूसरे उच्चारण अवयव से स्पर्श होता है। स्पर्श का तात्पर्य होता है छूना और इसी आधार पर स्पर्श व्यंजन के में कई सारे व्यंजनों को रखा गया है। क ख ग घ च छ ज झ ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो नियमानुसार यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का जो वर्ग है उसका अंतिम या पंचम वर्ण में बदलाव हो जाता है। इसे भी हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे अहम धन कार, शब्द बनेगा अहंकार। म के बाद क आ रहा है जो कि स्पर्श व्यंजन है और इसीलिए अनुस्वार में बदलकर शब्द बना अहंकार। सम धन गम, शब्द बना संगम। इसे हम दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, अनुस्वार के साथ भी और पंचम वर्ण के साथ भी। किम धन चित, किंचित। हम चाहें तो अनुस्वार का उपयोग न कर पंचम वर्ण के साथ भी इस शब्द को लिख सकते हैं। पम धन चम, शब्द बनता है पंचम। म के बाद च आ रहा है जो कि स्पर्श व्यंजन है और च वर्ग का अंतिम वर्ण होता है य, च छ ज झ य। तो हम इसे अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं और पंचम वर्ण के साथ भी पंचम को लिख सकते हैं। तो यह व्यंजन संधि का अगला नियम था और उसके कुछ उदाहरण। इसके बाद जो नियम है उसके अनुसार त और द के बाद यदि ल आए तो त द भी ल में ही परिवर्तित हो जाते हैं और यदि न के बाद ल आए तो न का अनुनासिक के साथ ल में बदलाव हो जाता है। उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। उत धन लास, त के बाद ल आ रहा है इसलिए त भी ल में बदल जाएगा और शब्द बनेगा उल्लास। महान धन लाभ, शब्द बनता है महान लाभ। यहां अनुस्वार भी है
और साथ ही साथ न का ल में बदलाव भी है। इसी तरह अगला नियम है कि यदि दंतव्य स और त वर्ग के साथ यदि तालव्य श एवं च वर्ग का योग हो तो इस योग में तालव्य श एवं च वर्ग में ही ध्वनि बदल जाएगी। इसी तरह यदि दंतव्य स और त वर्ग का यदि मूर्धन्य श और ट वर्ग से योग हो तो यहां भी मूर्धन्य श एवं ट वर्ग में ध्वनि में बदलाव आ जाएगा। जैसे रामस धन शेते, स के बाद श आ रहा है, इसलिए स भी श में बदल जाएगा और शब्द बनेगा रामश्चेते। सत धन चित और शब्द बनेगा सच्चित। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आता है तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाता है और पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इस नियम को भी हम बड़ी ही सरलता से कुछ उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उत धन हत, त के बाद ह आ रहा है, इसलिए ह त वर्ग के चौथे वर्ण में अर्थात ध में बदल जाएगा और त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा अर्थात द में बदल जाएगा और इस तरह से शब्द बनेगा उद्धत। उत धन हार, यहां भी यही नियम है, ह अपने पूर्व वर्ण के वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाएगा यानी कि ध में और त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा अर्थात द में और शब्द बनेगा उद्धार। इसी तरह वाक धन हरि, ह के पहले क आ रहा है, क वर्ग का चौथा वर्ण है घ, तो ह घ में बदल जाएगा और क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग में बदल जाएगा और शब्द बनेगा वाघरी। इसी तरह व्यंजन संधि का अगला नियम है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च जुड़ जाता है और यदि दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो च का जुड़ना विकल्प के साथ होता है अर्थात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे परि धन छेद, यहां ह्रस्व स्वर ई है र में, उसके पश्चात आ रहा है छ, तो च जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा परिच्छेद। शाला धन छादन, शाला छादन भी बन सकता है और शाला छादन भी बन सकता है। व्यंजन संधि का एक और अंतिम नियम है कि यदि यौगिक शब्द में पूर्व पद के अंत में न आ रहा हो तो संधि में उसका लोप हो जाता है। जैसे राजन धन आज्ञा, शब्द बनेगा राजाज्ञा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कतिपय नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का तालव्य श, ट ठ हो तो मूर्धन्य श एवं त थ हो तो दंतव्य स में परिवर्तन हो जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। निह धन चय, शब्द बनेगा निश्चय। निह धन छल, निश्छल। निह धन तार, निस्तार। धनु धन टंकार, धनुष्टंकार। एवं मनः धन ताप, मनस्ताप।
यदि विसर्ग के पहले ई उ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श में बदलाव हो जाता है। जैसे निह धन कपट, निष्कपट, विसर्ग मूर्धन्य श में बदला और शब्द बना निष्कपट। निह धन कारण, निष्कारण, ये सारे श मूर्धन्य श हैं। निह धन फल, निष्फल, निह धन पाप, निष्पाप, दुह धन कर, दुष्कर। विसर्ग संधि का अगला नियम है जो ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख प फ आदि कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, विसर्ग के पहले अ आ रहा है और उसके पश्चात क आ रहा है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अधः धन पतन, अधः पतन, अंतः धन करण, अंतःकरण, यहां भी विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के पश्चात क ख प फ में से क है, इसलिए विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा और शब्द बनेगा अंतःकरण। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है एवं इ और उ अपने दीर्घ रूप अर्थात ई और उ में बदल जाते हैं। जैसे निह धन रव, नियमानुसार विसर्ग के पहले ई आ रही है और विसर्ग के पश्चात र आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और नि में जो छोटी ई है वो बड़ी ई होकर दीर्घ रूप में आकर शब्द बनेगा नीरव। निह धन रस, नीरस, निह धन रोग, नीरोग। इस तरह इस नियम के अंतर्गत ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम इस नियम को सरलता से समझ सकते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के पश्चात कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह धन उपाय, यहां हम देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर यानी कि ई आ रहा है और विसर्ग के पश्चात उ आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है, तो नियम यह कहता है कि विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा तो शब्द बनेगा निरुपाय। दुह धन गंध, दुर्गंध, दुह धन आत्मा, दुरात्मा, निह धन झर, निर्झर, यहां विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद च वर्ग का वर्ण है झ, च, छ, ज, झ, चौथा वर्ण है झ और इसीलिए विसर्ग र में बदल जाएगा और शब्द बनेगा निर्झर। निह धन गुण, निर्गुण, दुह धन नीति, दुर्नीति, निह धन विकार, निर्विकार। नियमानुसार विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के पश्चात व है या र, ल, व में से व है और इसीलिए विसर्ग र में बदल जाएगा और शब्द बनेगा निर्विकार। निह धन मल, निर्मल, निह धन जल, निर्जल, निह धन धन, निर्धन। ये कुछ उदाहरण थे जिनसे हम इस नियम को आसानी से समझ सकते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर गुण स्वर संधि के नियमानुसार ओ हो जाएगा। इस नियम को हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे मनः धन रथ, यहां विसर्ग के पहले मनः में अ है और विसर्ग के पश्चात य, र, ल, व में से
र है। तो नियम यह कहता है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा और यह उ मनः में न में जो अ है उसके साथ मिलेगा और वह गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार ओ हो जाएगा और इसीलिए शब्द बनेगा मनोरथ। इसी तरह से अन्य शब्द भी हम देखते हैं। सरह धन ज सरोज, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, यशः धन धरा यशोधरा, मनः धन भाव मनोभाव, पयः धन धर पयोधर, मनः धन हर मनोहर, मनः धन विकार मनोविकार, सरह धन वर सरोवर, यशः धनदा यशोदा, पुरः धन हित पुरोहित, मनः धन योग मनोयोग। ये सारे उदाहरण इसी नियम के अंतर्गत आते हैं जहां अ और उ मिलकर गुण स्वर संधि के नियमानुसार बदल जाते हैं। विसर्ग संधि का एक और अंतिम नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद में अ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, शब्द बनेगा अतएव। ये कुछ नियम थे जिनके आधार पर हम संधि के नियमों को समझ सकते हैं एवं स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के नियमों को हम ज्ञात कर सकते हैं और उनका सरलता पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।